अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख वहीद अहमद एडवोकेट और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं अपने प्रोग्राम लाइव अलाइव के साथ। आज के हमारे मेहमान होंगे अहमदुल्लामा का टैलेंट हाफिज मोहम्मद सलमान रहीम साहब, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से। तो आइए उनसे उनकी तरफ चलते हैं और उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सलमान साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं सर। करम है अल्लाह पाक का। सलमान साहब, एक तो प्रोग्राम हमारा 7 बजे का शेड्यूल था, लेकिन कुछ टेक्निकल जी प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए। उसके लिए मैं अपने व्यूवर्स से भी माजरत ख्वाह हूँ और आपसे भी। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ मुख्तसर सा तारुफ फरमा दें ताकि हमारे व्यूवर्स को जी पता लग सके। बिल्कुल, जैसे आप बता चुके हैं, जी मेरा नाम तो आप बता ही चुके हैं, मोहम्मद सलमान रहीम। यहाँ अहमदपुर का रहने वाला हूँ मैं। और मास्टर अब्दुल रहीम साहब का बेटा हूँ मैं, जो कि मोस्टली लोगों को पता ही है। वैसे मेरे वालिद साहब भी टीचर ही हैं। तो बस तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर है मेरा। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर अपनी इंडस्ट्री की जॉब पे लग जाएंगे, कोशिश तो यही है। जी सही, माशाल्लाह। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हैं और आपकी फैमिली में तालीम को कितनी अहमियत हासिल है। आपके वालिद साहब टीचर रह चुके हैं, जाहिर है। आपने बताया अभी मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल डडाम शाख में पढ़ाते रहे हैं। जी जी तो जाहिर है आपकी फैमिली तो काफ़ी एजुकेशनल फैमिली होगी। तो अपनी फैमिली का भी तारुफ अगर साथ में करवा दें। जी बिल्कुल। जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, वालिद मोहतरम मेरे टीचर हैं। तो अ, उनका काफ़ी जो है ना ज़ोर होता था हमारे पे कि मतलब हम तालीम के मैदान में ज़रा आगे निकलें। अ, मेरे जो बाकी बहन भाई हैं, उन्होंने भी मतलब तालीम हासिल की अच्छी तरह से। मेरे बड़े भाई हैं जो सबसे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, और उसके बाद आगे वो मज़ीद पेपर अभी दे रहे हैं कुछ और चीज़ों के, जो फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं कर सकता। और मेरी सिस्टर ने माशाल्लाह इस्लामियात में मास्टर्स किया हुआ है। उसके बाद मेरा जो भाई है, वो स्टडी की तरफ ज़्यादा माइल नहीं था कुछ ख़ास। वो एक्चुअली बिज़नेस माइंडेड है, तो वो बंदा उसी तरफ लगा हुआ। और मैं भी आपके सामने ही हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। तो तालीम को तो अहमियत दी जाती है ज़रा। जी आपने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, आपको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? डायरेक्टली आपको इजीली आपके या और भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, लाइक फाइनेंशियल कोई मसला रहा आपको, या आपको गाइडलाइन का मसला रहा? इसको जरा ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स या हमारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें भी इस बात का पता चल सके, या जो अभी सोच रहे हैं कि वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि हमारे रीजन में यहाँ पे रहीमियर खान जिला में एक ही यूनिवर्सिटी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले तो था, अब फंक्शनली है पता नहीं है। तो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ हमारे शहर के बहुत सारे बच्चे जाते हैं, ताकि आप अपने मसाइल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे ताकि उन्हें पता चल सके कि वहाँ पे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो अपने आप को जी मेंटली बिल्कुल। तैयार कर सके। एक्चुअली मेरा पहले जो गोल था वो था आईएसटी, इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इस्लामाबाद में जाने का। मुझे शौक था मटेरियल इंजीनियरिंग का और केमिकल इंजीनियरिंग का। तो वहाँ पे मेनली मेरा जो इशू था, एक फाइनेंशियल इशू, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी महंगी है, तो अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं। सो इस वजह से मैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन लिया। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो कुछ जो मुझे इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रिकल में भी था एक्चुअली, ठीक है। और मैंने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही मेरा मतलब मेरिट पे एडमिशन हुआ। फिर मैंने वहाँ पर एक्चुअली जो बिहेवियर था कुछ टीचर्स का, ठीक है,
उस वजह से मैं थोड़ा-सा घबरा गया था पहले तो, ठीक है। क्योंकि वो ना ज़रा पर्सनल हो जाते हैं कुछ मामलात में, और मेरे कैसा कैसा कुछ सीनियर्स भी कैसा थे। बिहेवियर मतलब टीचर्स का, अभी आप काइंडली इसको ज़रा बता दें तो? जी, जी, बिहेवियर ये था कि वो छोटी-छोटी बात को मतलब वो पर्सनल ले लेते थे, और फिर सीधे-सीधे आगे से धमकियाँ ही होती थी कि अब ज़रा पास होके दिखाइएगा। हुँ। तो अगर ज़ाहिर पहले है उनके सेमेस्टर में हाथों इस में तरह की नंबर्स चीज़ें होते सुननी हैं तो पड़ वो जाएँ, बिल्कुल, 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 यूनिवर्सिटी में टीचर्स के हाथ में है सारा कुछ। तो सही। अगर आपको पहले सेमेस्टर में इस तरह की बातें सुनने को मिल जाएँ तो ज़रा डर बनता है। तो यहाँ पे वो बानसीब वाला फ़ॉर्मूला काम नहीं करता? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई आपकी छोटी-सी बात भी आपको फँसवा सकती है। अच्छा, तो कंटिन्यू कीजिए मेरे अपनी बात। सीनियर्स भी मुझे यही गाइड करते थे कि अगर तुम्हारा मेरिट बना हुआ है, ठीक है, तो तुम मैकेनिकल में शिफ्ट हो सकते हो तो चले जाओ, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी जो है वो इस डिपार्टमेंट से बेहतर है। और मुझे ये देखने को वाक़ई में मिला, क्योंकि मैं मेरा ऑलमोस्ट मिड सर पे थे, तकरीबन 1 वीक रहता था, तब मैंने मैकेनिकल में जाने के लिए मतलब अप्लाई कर दिया। तो वो अप्रूव हो गया क्योंकि मेरा मेरिट था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मैकेनिकल में शिफ्ट हो गया। मैंने 1 हफ़्ते में सारी वो तैयारी की जितनी मैं कर सकता था। मैंने मिड पास भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनल भी पास किया। उसके बाद से वही अभी तक मैकेनिकल में हम चल रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन एटलीस्ट इतना नहीं हुआ कि कोई टीचर हमारे साथ कभी पर्सनल हुआ हो या उन्होंने किसी वजह से हमारे मार्क्स काटे हों, ऐसा तो नहीं हुआ। जी। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने को ही क्यों सिलेक्ट किया? हालाँकि और भी बहुत सारे शोबे हैं, लाइक फाइन आर्ट्स है, सोशल साइंसेज़ हैं, नेचुरल साइंसेज़ हैं और मेडिकल साइंसेज़ वगैरह भी हैं। बट यहाँ पे तो बच्चों को फ़ीड कर दिया जाता है कि आपने अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग रखी है तो आपने सिर्फ़ उसमें जो है मैकेनिकल में ही या इलेक्ट्रिकल में ही जाना है, और कोई काफ़ी सारे शोबे हैं इंजीनियरिंग के, वो उन्हें बताए ही नहीं जाते, या वो इस चीज़ से बेखबर ही रह जाते हैं बेचारे। करियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। जी, 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 क्या यही आपके पॉइंट साथ भी ये मसला रहा? मैं डिस्कस करना चाहता था, ये पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता था कि करियर काउंसलिंग का वाक़ई बहुत बड़ा इशू है, ठीक है? तो करियर काउंसलिंग की ज़रूरत थी। मुझे शौक भी था एटलीस्ट। दूसरी बात, मेरा जो भाई हैं बड़े, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे शुरू से। मेरे लिए एक अच्छे उस्ताद भी रहे शुरू से, मेरे लिए एक दोस्त भी रहे। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उनके साथ जब भी वो कोई काम कर रहे थे तो उनको देख-देख के ना मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता था छोटी-छोटी चीज़ों में। बच्चा था, तो मैं देखता रहता उनको काम करते हुए। काफ़ी मज़ा आता था जब वो काम कर रहे होते थे, और डिफरेंट चीज़ें मैं देखता उनसे इंस्पायर होता था। तो मैंने सोचा जो कि मैं भी इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ। फिर मैंने ये देखा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मेरी ग्रिप है, कौन सी चीज़ें जो मुझे समझ में आती है, कौन सी चीज़ें जिनमें मुझे इंटरेस्ट है। जिसकी वजह से मैंने चूज़ किया था केमिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग, या मेटलर्जी कह सकते हैं आप, जिस वजह से मैं आईएसटी जाना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से मेरा जो इशू था, इसलिए मैं नहीं जा सका था। और अपने इंटरेस्ट का मैं बता चुका हूँ कि भाई मेरे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, तो उनके उनके साथ रहते हुए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वगैरह का भी मुझे था थोड़ा बहुत शौक। तो इस वजह से मैंने इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिया था। लेकिन फिर बाकी मसाइल की वजह से फिर मैंने अपना डिपार्टमेंट चेंज किया, फिर मैकेनिकल में आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद भी अंदाज़ा हुआ कि मैकेनिकल भी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, तो उसमें मज़ा आने लगा, फिर अपनी फील्ड के साथ में चल पड़ा। जी। चलें, अच्छा हुआ कि आपने एक रास्ता तो सिलेक्ट कर लिया, वरना तो लोगों की लाइन ही सीधी नहीं होती। उन्होंने मैट्रिक उन्होंने साइंस में बायो में की होती है, फिर उसके बाद एफए आ जाता है, फिर वो आईसीएस की तरफ ये कोई इस तरह के मतलब चेंज करते रहते हैं, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा होता कि वो कर क्या रहे हैं। मेरे अच्छा। साथ शुरू में कुछ इस तरह से था वैसे। मैंने भी मैट्रिक बायो के साथ ही की थी। हुँ। और मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं मेडिकल की तरफ जाऊँ, ठीक है, लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं था। तो इस मामले में मैं ज़रा अपने फादर को क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने ना मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया, मुझे अपोज नहीं किया। मुझ पे मेरी फैमिली ने, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना मेरे बहन भाइयों ने मेंटल प्रेशर नहीं डाला इस तरह का कि तुम यही करो ना, या इस तरफ जाओ, तुम ये चीज़ चूज़ ना करो, ठीक है। तो एंड में मतलब वही डिसीजन माना गया जो मेरा था। तो इस मामले में मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी फैमिली को कि वो काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे लिए। जी।
आप काइंडली अगर ज़रा अपना पूरा एक तालीमी ट्रैक डिस्कस करना चाहें तो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा आसानी पैदा होगी इसको समझने में के लिए, कि आप ये ज़रा बता दें कि आपने प्राइमरी की तालीम कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, क्या-क्या उसमें आपको मुश्किलात आईं? जी। उसके बाद आप मिडिल, मैट्रिक ये सारा आप अपना ट्रैक अगर आप डिस्कस करना चाहें तो? देखिए मैंने नर्सरी से 4th क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, साइंस लैंड मॉडल हाई स्कूल में। उसके बाद 5th क्लास में मैंने जॉइन किया जहाँ मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे, गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल। 5th मैंने वहाँ से पढ़ी और उसके बाद मैं मदरसा मिसबाह-उल इस्लाम, जिसे जामा मस्जिद के नाम से मेनली यहाँ पे जाना जाता है मकतलम्मा में, वहाँ पर मैं हिफ्ज़ करने चला गया। तो मैंने हिफ्ज़ किया तकरीबन ढाई पौने 3 साल में। तो हो सकता था मतलब मेरे जो साथ पहले पढ़ते थे वो मुझसे 1 साल आगे निकल जाते, लेकिन मेरे वालिद साहब कुछ और ही चाहते थे। उनको मुझ पे कुछ मान भी था, कुछ यकीन भी था। तो उन दिनों असल में मिडल के पेपरों में चंद ही दिन रहते थे। तो वालिद साहब ने सजेस्ट किया कि सलमान तुम पेपर दे दो 8th क्लास में। तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे पेपर दे दूँ, वरना 8th में वैसे दाखिला मिलता होता है हिफ्ज़ करने के बाद। 5th के बाद अगर हिफ्ज़ करें तो 8th में दाखिला मिल जाता है। तो उन्होंने कहा तुम डायरेक्टली पेपर दे दो 8th के। मैंने कहा सारा साल कुछ पढ़ा नहीं, मैं हिफ्ज़ में लगा रहा हूँ, तो मैं तो फेल हो जाऊँगा, मेरे पे टैग लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मुझे तुम पे यकीन है, तुम कर लोगे। तो मैं इस यकीन को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता था। तो मेरे पास तकरीबन कोई 10 से 11 दिन थे, तो उनमें मैंने मेहनत की और मैं फर्स्ट डिवीज़न में 8th में भी पास हुआ। उसके बाद मेरे साथ एक इशू हुआ कि मैं ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था, थोड़ा केयरलेस हो गया। कुछ मसला मेरे साथ ये भी था कि मैं आवारा हो गया था थोड़ा-सा। तो इस वजह से मेरे फिर 9th में मार्क्स जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, उस मुताबिक नहीं है। नॉर्मली वैसे लोग देखेंगे तो मेरे तकरीबन 402 मार्क्स थे 550 में से। तो नॉर्मली लोग देखेंगे वो कहेंगे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जिस तरह से मैं शुरू से स्कोर करता आ रहा था हमेशा से, बहुत हाई मार्क्स होते थे मेरे, तो उस लिहाज से मैं स्कोर नहीं कर पाया, तो काफ़ी डिसहार्ट हुआ। और इवन कुछ बातें ऐसी भी थी जिनकी वजह से मतलब मैं अपनी फैमिली से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि मैंने वो इज़्ज़त अपनी बहाल करनी है, लाजमी जो मर्ज़ी हो जाए। तो एक चीज़ ये थी जो मुझे वापस ट्रैक पे लेके आई। फिर मैंने अपने वालिद साहब से डिस्कस किया था कि मैं ना ट्यूशन रखना चाहता हूँ। तो सर इफ्तिखार साहब, राव इफ्तिखार साहब यहाँ पे हमारे अहमदपुर के बहुत बेहतरीन टीचर हैं। तो मेरे वालिद साहब ने उनको एक बार घर पे बुलवाया। तो इफ्तिखार साहब ने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया था कि बेटा क्या लगता है आपको, आपके मार्क्स क्यों क्यों कम आए मार्क्स आपके 9th में? तो मैंने उनको सीधा-सीधा जवाब दिया ऑनेस्टली कि सर मैं लापरवाह था। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से सिर्फ एक बात की, बड़े यकीन के साथ, कि सर मैं गारंटी देता हूँ बच्चे को पछतावा है, ये बंदा निकल जाएगा आगे। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, ये आपके हवाले है। तो इफ्तिखार साहब ने मेरे पे बहुत मेहनत की, ठीक है, और मुझे बहुत ग्रूम किया उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 10th में मैंने अच्छा स्कोर किया, 492 स्कोर किया था मैंने आउट ऑफ 550। तो ओवरऑल मैं 81% पे चला गया था फिर से, तो अच्छा स्कोर था। तो उसके बाद मैं इकरा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ पर भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग में मैं गया, अपनी मर्ज़ी से गया। और वहाँ पे आपको किसी वहाँ ने नहीं कहा, कि किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप प्री इंजीनियरिंग में ही जाएं? मुझे आप प्री फाइन आर्ट्स मेडिकल में के जा लिए कहा सकते जा थे रहा वहाँ था, मुझे प्री मेडिकल के लिए कहा जा रहा था, लेकिन मैंने प्री इंजीनियरिंग को खुद चूज़ किया था। पे। इसकी फिर क्या मैं आपको वजह थी? बता चुका मैंने आपको बता चुका हूँ, मेरे लिए मेरा भाई इंस्पिरेशन था, मुझे अच्छा लगता था उनका काम करते हुए देखना। तो उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो गया। जैसे आपको पता है माहौल बन जाता है घर का, जी, बंदा उन जी। चीज़ों को देखता है तो बंदा फिर उस तरफ माइल होता है। सही। तो मैं अपने, क्योंकि बड़े भाई के साथ शुरू से बनती थी, उन्हीं के साथ सोबत थी अच्छी खासी, तो उसी वजह से मैं उन्हीं को देखता रहता था, फिर उसी तरफ माइल हुआ। हुँ। फिर पता लगा कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, फिर अपने जो मेरे स्किल्स थे उनके मुताबिक मैं अपनी फील्ड में गया फिर। वैसे भी इकरा जो कॉलेज में मैंने जी, आपके जी। पास जो एक एक्स्ट्रा जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई स्किल है ना, ये जो आपने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, तो ये माशाअल्लाह से बहुत अच्छी स्किल है। कुरान पाक सीखने और सिखाने वाला जो है ना, वो 2 कमालात का हामिल होता है।
एक तो वो खुद कुरान करीम से नफ़ा हासिल करता है, फिर दूसरों को इखलास के साथ नफ़ा तक़सीम भी करता है। तो इसी बिना पर इसे बेहतर और आला करार दिया गया है। और आप बेशक डिट्रैक्ट हो गए या आपका रास्ता तब्दील हो गया, आपको समझ नहीं आ रही थी अपनी मंज़िल के हवाले से, लेकिन इस कलाम पाक की वजह से आपका रास्ता जो है वो मुनव्वर होता चला जी, गया बिल्कुल। और आपके लिए राह हमवार होती गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो कंटिन्यू कीजिए। खैर मैं जी, जी, मैं बता रहा हूँ। एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैंने फिर इकरा कॉलेज से की। वहाँ पर फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रहा था कि हुँ, दोबारा ना सिर्फ इज़्ज़त बहाल हुई थी, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलने लगा था। तो मैं चाहता था कि ये प्यार कंटिन्यू रहे, जो अच्छे मार्क्स की वजह से आया था। वहाँ पे किसी तो टीचर का नाम लेना चाहेंगे जहाँ से कोई इंस्पिरेशन मिली या किसी ने कोई हेल्प आउट किया आपको? जी, बिल्कुल। हमारे एक टीचर थे, शहज़ाद कादिर साहब, जो इस्लामियात पढ़ाते थे हमें। उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया था। स्पेशली उन्होंने देखा कि मुझे पोएट्री से काफ़ी लगाव था। हुँ। तो वो पंप करते थे शुरू से कि हम स्टेज पे आके परफॉर्म करें, ठीक है। मैं वैसे पोएट्री भी से बचपन से पोएट्री से लगाव था, सिर्फ़ लगाव की हद तक, या आपने अपना भी कुछ इसमें लिखा या कुछ इसमें हिस्सा डाला, अपनी अपनी कोई तसनीफ़, कुछ नज़्र में लिखते थे या सिर्फ़ पोएट्री भी इसमें मैं आज़ाद पोएट्री नज़में कुछ और करते थे आप? गज़लें लिखता था, बिल्कुल, मैंने लिखे हैं कुछ। लेकिन मैं उनको पब्लिक नहीं करता था, क्योंकि वो मैं एक्चुअली अपने लिए लिखता था। बचपन से एक्चुअली मैं पढ़ता आ रहा था, तो शौक भी काफ़ी था, मज़ा आता था इस चीज़ में, पता नहीं क्यों। और फिर जब शहज़ाद साहब ने बहुत ज़्यादा पंप अप किया, उसके बाद ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही परवान चढ़ती गई थी। फिर मैंने खुद लिखना शुरू किया, तो कुछ अरसा लिखा, लेकिन उसके बाद टाइम शायद मेरे लिए बहुत कम बचने लगा। मतलब मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता था, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री इतनी भी आसान नहीं है, ठीक है। तो कि टाइम देना पड़ता है काफ़ी आपकी कोई इन स्टडीज़ बेहतरीन को। तो इस तसनीफ़ वजह या से मैंने ज़रा अपनी फिर ये सिलसिला कंटिन्यू मैंने अभी नहीं किया। बहरहाल इंशाल्लाह बाद में अगर मुझे टाइम मिलता तो हो सकता है मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करूँ। मेरा सवाल था कि आपकी अब तक की कोई बेहतरीन तसनीफ़ या कोई आपकी शाहकार ग़ज़ल, कुछ कुछ जो आप यहाँ पे हमारे सामीन, हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहें? अ, नहीं, मैं अब देखें, कोई उर्दू की फ़ील्ड से इतना रिलेटेड तो था नहीं, और ना ही मैं इतने औज़ान अच्छी तरह से जानता था। अहमद उल्लमा के शोरा किराम में खालिद खोखर साहब हैं, नासिर मुस्तफ़ा राना साहब हैं। क्या पता वो इस वक़्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हों। अ, उनकी नज़र ही कर दें। ये चीज़ फिर कभी सही चले, अभी रहने दें। मैं असल में ज़्यादा कोई एक थोड़ा-सा आधा मिसरा कोई एक आध मिसरा ही सुना दें। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा-सा देख लेने जी, दें जी। फिर। जी, जी, बिल्कुल। ज़ाहिर है आजकल बहुत मसरूफ़ियत की वजह से अब आगे आप नहीं लिख पा रहे होंगे, और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाइनल सेमेस्टर भी है आई थिंक, तो उसकी भी तैयारियाँ कर रहे होंगे आप। जी। इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होने के बाद अपनी अपनी की किताब को भी जो है वो आप कंप्लीट करना चाहेंगे या नहीं? देखिए, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह लिखूँगा ज़रूर। वैसे मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पब्लिश कराने का इसको नहीं सोचा पब्लिश होगा आपने। करूँगा। जी, मैंने कभी सही। ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अपने लिए लिखा करता था, किसी और के लिए नहीं। इसलिए मैं इसको नहीं, पब्लिक भी नहीं कर बेशक बेशक आप अपने लिए लिखें, लेकिन उसका जो है लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आपके एहसासात क्या हैं। चलिए, मैं एक छोटा-सा शेर सुना देता हूँ आपको वैसे। जी, जी, जी। इरशाद। कि चाहता हूँ मैं जगह 2 गज़ की उस ज़िंदान में, चाहता हूँ मैं जगह 2 गज़ की उस ज़िंदान में, जिस 2 गज़ कफ़स की उस में ज़ंदान में, हो असीरी ज़ुल्फ़ व चश्मे यार की, जिस कफ़स में हो असीरी। ज़ुल्फ़ व चश्मे यार की। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। चलें,
लगता है आप थोड़ा बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो हम प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपके ये बताइएगा, जब आपने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो यहाँ पे कोई फूलिंग सिस्टम या कोई सीनियर्स ने कोई आपको तंग किया हो, या कोई हॉस्टल में कोई मसला हुआ हो, कोई ऐसी परेशानी, कोई जो अज़राहे अपना मजाक के तरह, मतलब सीनियर्स जैसे करते हैं, ऐसा कोई जी, वाकया जो आप शेयर मेरा करना हिसाब ज़रा चाहें? डिफरेंट था। मैं जी, मैं बताता हूँ। मेरा हिसाब ज़रा डिफरेंट हुआ एक्चुअली। मैं जब पहले दिन गया, मुझे कुछ खास पता तो नहीं था मेरा लेक्चर कहाँ है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो मुझे सीनियर्स ने गाइड करके बताया कि हाँ, फलाँ जगह तुम्हारा लेक्चर है, वो क्लास है तुम्हारी, लेक्चर से फ्री होके हमें मिलना। तो मुझे अंदाज़ा हो गया मैं कि सीनियर्स हैं और ज़रा हाल-अहवाल होने वाला है इनसे। लेकिन उतने में ना मुझे, जब मैं क्लास में एंटर हुआ, मैं पीछे जाके बैठ गया जहाँ जगह मिली, तो वहाँ पे एक और लड़का बैठा हुआ था, हामिद शफ़ी। तो मैं मज़ाकिया बंदा था शुरू से, उससे मैंने थोड़ा शुगल मेला लगाया। तो वो भी हँसता हुआ ठीक है मेरे पास साथ, जब लेक्चर जो है लेके बाहर आया, तो मैंने देखा कि सीनियर्स उसको भाग-भाग के मिल रहे थे ये वो, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा, "यार, तुम कौन हो?" तो हँस के मुझे कहता, "आओ तुम्हें जलवे दिखाता हूँ।" फिर हम ज़रा उधर एडमिशन ऑफिस की तरफ गए, रिसेप्शन ब्लॉक में। तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि जो स्टाफ था वो भी बड़ी इज्जत कर रहा था हामिद शफी की। तो मैं ज़रा घबरा गया और मैंने उसको कहा कि यार मुझे बताओ हो कौन। फिर उसने मुझे बताया कि यार मैं जब एडमिशन लेने आया था यहाँ पर, तो मैं प्रोटोकॉल के साथ आया था अच्छे खासे, क्योंकि वालिद उसके जो है वो डीएसपी थे, और भाई उसके जो है वो आर्मी में कैप्टन था, उसकी वालदा मेजर थी। तो इस वजह से वो प्रोटोकॉल के साथ आया था और सब ने देखा था उसको, तो सारे ही डरे हुए थे। तो उसकी दोस्ती ज़रा मेरे साथ हो गई, तो मेरा रैगिंग वगैरह कोई सीन ही नहीं था। रैगिंग वैसे इतनी करते भी नहीं है, तो फूलिंग ही करते हैं हल्की बहुत, मतलब थोड़ा बहुत डराते हैं कभी कभी। और मेनली ये है कि उसके जो रीज़न होते हैं वो ये होते हैं कि वो कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं जूनियर्स में। ठीक है, जब बच्चे आते हैं डरे हुए आते हैं, बिल्कुल वो कोई बात ही नहीं कर रहे होते, किसी के साथ घुल मिल ही नहीं रहे होते, तो उनका मकसद यही होता है कि एक बार उनकी ये झिझक उतारी जाए। तो बाद में मेरे साथ खैर सीनियर्स ने जब बात की थी, फ्रेंडली तौर पे बात कर रहे थे, ठीक है, मेरी कोई रैगिंग तो नहीं हुई थी। तो मुझे उन्होंने एक छोटा सा टास्क दिया था, तो जो कि मैंने इजीली पूरा कर लिया, मुझे कोई मसला नहीं हुआ उसमें। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, खैर इसमें कोई इतना मसला नहीं। हाँ, कुछ वाक़यात सुनने में आए थे कि हॉस्टल में शुरू में कुछ बदनज़मी हुई थी, वहाँ पे सीनियर्स ने कुछ उल्टी-सीधी हरकतें की थी, जिसके ऊपर फिर एक्शन भी लिया गया था। तो इस तरह की अब रैगिंग कोई नहीं की जाती। बहरहाल हाँ, इंट्रो ज़रूर करते हैं, फूलिंग वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत तंग करते हैं थोड़ा-सा, सिर्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए और कुछ नहीं। जी। अच्छा, ये बताइएगा, आपके अब तक की एजुकेशनल एडवांसमेंट में किसने मानी खेज किरदार अदा किया है? आपके फ्रेंड्स में से, आपकी फैमिली में से, या आपके सीनियर्स में से, टीचर्स में से, किसने? जी, मेनली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने वालिद मोहतरम को और अपने भाई को। वालिद साहब हमेशा चाहते थे कि मतलब हम हायर एजुकेशन हासिल करें, हम आगे बढ़ें, तरक्की करें, ठीक है। और मेरे जो भाई हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सही तरह गाइड किया, हमेशा हर बात अच्छी तरह। मैं सबसे ज़्यादा सुनता भी उनका ही था, तो वही गाइड करते रहे हमेशा, इंस्पायर करते रहे मुझे हर चीज़ के लिए, समझाते रहे। तो उन्हीं की बातें मान के और फिर मैं आगे बढ़ा, अभी इस मकाम पे हूँ इस वक्त। तो मेनली क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगा। वालदा ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से मुझे, वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और भाई ने किया है मेनली। जी, यहाँ पर आज़म मिशोरी साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और उन्होंने कमेंट किया है कि बहुत खूब नौजवान, अच्छी सोच है। थैंक यू आज़म मिशोरी साहब। जजाकल्ला। इसके साथ ही आतिश अली देख रहे हैं, उन्होंने माशाल्लाह कमेंट किया है। और साथ ही आज़म मिशोरी खान साहब कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग और शायरी दो अलग शोबे हैं, कैसे सँभालते होंगे मशरिक़ व मग़रिब? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं पहले लिखा करता था,
ठीक है, और मेरी वो हॉबी भी थी, मैं पढ़ता भी बहुत था। तो अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेनली मेरा फ़ोकस जो है वो अपनी डिग्री के ऊपर है, ठीक हुँ, है। हाँ, ये है कि जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी हॉबी को भी बरकरार रखूँगा और मैं लिखूँगा भी सही इंशाल्लाह। तो देखें, टाइम दिया जा सकता है एक्चुअली। मैं सिर्फ़ इतनी बात करना चाहूँगा कि बंदा उन्हीं चीज़ों को टाइम देता है जो जो है ना उसके लिए तरजीह रखती हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो प्रायोरिटाइज़ आप जिस चीज़ को करेंगे, उस चीज़ को आप लाज़मी टाइम देंगे। तो मैं लाज़मी प्रायोरिटी दूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं बचपन से इस चीज़ के साथ अटैच रहा हूँ, शायरी के साथ भी। और इंजीनियरिंग ज़ाहिर है मेरी फ़ील्ड है, तो उसको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसके लिए इतने साल मेहनत की है। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मैं साथ लेके चलूँगा। तो अगर ये सवाल शायद पता नहीं आप, हाँ, आपसे ही है बल्कि, ठीक है, क्योंकि आप ही शायरी का ज़िक्र कर रहे थे और इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे अगर मुझसे ये सवाल है तो मैं सिर्फ़ यही जवाब देना चाहूँगा कि जैसे हर कोई जो है ना, हर किसी की लाइफ़ में 2 रोल ही होते हैं। घरेलू ज़िंदगी भी हर किसी ने अपनी चलानी होती है। सोशल लाइफ़ को भी डिस्टर्ब नहीं कर पाते कुछ लोग। रख-रखाव करना पड़ता है सब कुछ। तो जैसे घरेलू ज़िंदगी और सोशल अपनी लाइफ़ जो है ये सँभाली सँभाली जाती है, इसी तरह से ये मशरिक़ और मग़रिब भी सँभाल ही लेते हैं, और वैसे भी नौजवान लोग हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत दे। और सबसे बढ़कर अहमदपुर लम्मा का फ़ख़्र है, टैलेंट है अहमदपुर लम्मा का। तो आज़म साहब बच्चों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया करते, इन्हें पुश पुश किया करते हैं ताकि ये आगे बढ़ें। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। लाखू साहब हैं, कोई हमें देख रहे हैं, ये माशाल्लाह कमेंट किया है इन्होंने। आसिफ भाइयों माशाल्लाह कह रहे हैं। और हैं जी मोहम्मद मारिज खान, ग्रेट। और यमुना जाहिद कह रही हैं जी माशाल्लाह बहुत खूब। और फिलहाल यही हैं जी। अच्छा चलें, अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाँ, ये बताइएगा कि अगर आप अहमदपुर लम्मा में तालीम को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकें, तो आप क्या करना चाहेंगे और कैसे करेंगे? देखें, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना वो है करियर काउंसलिंग की एक्चुअली, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, करियर नो काउंसलिंग का डाउट। बहुत मसला है। करियर काउंसलिंग की तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है। मेनली पेरेंट्स का भी इतना कोई, मैं वैसे नहीं कहना चाहूँगा कि कसूर है, क्योंकि वो बस यही कहते हैं कि इस तरह की फील्ड में बच्चा जाए जो वेल अर्निंग हो, मतलब जिसमें बंदा आगे तरक्की कर सके, कमा सके अच्छा। मेन सोच यही होती है पेरेंट्स पेरेंट्स की का यहाँ पे। एक्चुअली मेरे ख्याल से मेरा ना ये नज़रिया है कि हमारे यहाँ क्योंकि छोटा-सा शहर है जी, और जी। इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, तो सब लोग तकरीबन एक-दूसरे को जानते ही हैं। अगर पेरेंट्स या बड़े भाई वगैरह या कोई आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर किसी के साथ उठता-बैठता है, तो माहौल जैसा होगा वैसा ही आपका अपना भी एनवायरनमेंट जो है ना वो घर वाले बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरे भाई या वालिद कोई जो है किसी के साथ उठते-बैठते हैं, किसी आर्मी के बंदे के साथ, जी। तो वो उनको अपने ही मशवरे देंगे कि जी अपने बच्चे को जो है वो आर्मी में भिजवाएँ। अच्छा, अगर किसी डॉक्टर के साथ उठक-बैठक ज़्यादा है, तो वो मेडिकल साइंसेज़ की तरफ तरजीह दिलवाएँगे। तो ये रूटीन है, लेकिन हम हमें यहाँ पे ये कहना चाहिए कि बच्चे को भी देखना चाहिए। बच्चा खुद क्या चाहता है, उसका झुकाव किस तरफ है, कौन-सी चीज़ें वो ज़्यादा पिक कर रहा है, उस तरफ बच्चे को जाना चाहिए। इस चीज़ की बच्चे बहुत फैसला नहीं ले पाते एक्चुअली। बच्चे नहीं, यहाँ बच्चे पर अब हाँ, उन्हें जब तक बच्चे हम बताएँगे नहीं, ये हम जी, जी। उनकी फैमिली के अलावा ये हमारे हम सिटिज़न्स का भी फ़र्ज़ है कि उन्हें गाइड किया जाए। जी, ताकि बिल्कुल हम फ़र्ज़ जिस बनता है इस दौर चीज़ से का। गुज़रे हैं, हमें कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी गई, वो हमारा आने वाले जो बच्चे मुस्तकबिल हैं, ये मुस्तकबिल के मामार हैं, इनको इन चीज़ों से ना गुज़रना पड़े। जी, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, और इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि अगर करियर काउंसलिंग के यहाँ पे सेमिनार्स करवाए जा सकते हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। ना सिर्फ़ बच्चों को, बल्कि इससे हम इवन पेरेंट्स को भी गाइडलाइन मिल जाती है कि हाँ, बच्चे इ इस फील्ड में जा सकते हैं आगे। तो करियर वो अपनी काउंसलिंग इंटरेस्ट में के बच्चों मुताबिक। के साथ, स्टूडेंट्स के साथ-साथ पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाए और जी, बिल्कुल। उनसे भी डिस्कशन की जाए। ताकि क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इसी एरिया में रहते हैं ना, उन्हें भी नहीं पता होता कि आगे कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं। जी, जब तक बिल्कुल। वो मुतमईन खुद नहीं होंगे, तो वो अपने बच्चों को कैसे मुतमईन करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है। देखें, यहाँ पर यही सोच है, मैट्रिक कर लिया है, आगे 2 शोबे हैं जी, या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में चले जाओ या एफएससी प्री मेडिकल में चले जाओ। हुँ, तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई सीन नहीं है,
ठीक है, सिर्फ ये एफएससी के ऊपर आप ना जोर डालें। इवन बच्चों का दिल नहीं भी होता तब भी उनको मजबूरन एफएससी में ही डाल देते हैं। फिर आगे से उनका कसूर निकाला जाता है कि तुम मार्क्स क्यों नहीं ले पा रहे। भाई उसका दिमाग नहीं चलता एक चीज़ में, तो आप उस पर जोर क्यों डाल रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स को बार बार यही कहना चाहूँगा जो अभी मैट्रिक लेवल पे हैं या एफएससी लेवल पे हैं, कि अपने डिसीजंस खुद लें और ये देखें कि आपको कौन सी चीज़ समझ आती है, आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट किस में है, अब आपको मज़ा किस में आ रहा है। ठीक है, तो एफएससी, अब देखें एफएससी में डालते हैं उनको, हाँ जी बच्चे के नंबर मैट्रिक में अच्छे आ गए, इसको एफएससी प्री मेडिकल में डाल दो, थोड़े से कम है उससे अच्छे तो उसको इंजीनियरिंग में डाल दिए जी। और जो एवरेज लेवल पे हैं उनको ICS ICOM में डाला हुआ है, जो थोड़ा माठा है उसको बिल्कुल नीचे एफए में डाला हुआ है जी। ठीक है, एफए बीए करवा के कुछ हाँ जी छोटी मोटी वो नौकरी कर ली है वो। अल्लाह के बंदे, आगे सैकड़ों फील्ड्स हैं। ठीक है, हर डिग्री की सैकड़ों फील्ड्स हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी कर रहे हो अगर, ठीक है, तो उससे आगे भी कई फील्ड्स रिलेट हो जाती हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग भी कोई आगे एक तरह की तो नहीं है, कई तरह की इंजीनियरिंग है। जैसे मैंने कहा था कि मैं वैसे मेटलर्जी का और केमिकल का शौक था, लेकिन मैं आप मैकेनिकल में गया हूँ। तो मैकेनिकल में आने का आखिर मेरा क्या रीज़न था, एक रीज़न ये भी था कि आगे मैं चाहूँ तो एमएस मजीद कर सकता हूँ, जो कि मेरी फेवरेट फील्ड थी मेटलर्जी उसमें। तो मैकेनिकल से रिलेटेड थी मेटलर्जी, तो मैं आगे कंटिन्यू भी कर सकता हूँ अपनी पढ़ाई। ठीक है, मतलब सोचा नहीं था कि हालांकि मैं अब इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, लेकिन फील्ड्स मिल जाती हैं आगे, फील्ड्स बहुत हैं। तो आप वो चीज़ करें जो आपको समझ में आती है। ठीक है, आप ICS करते हैं तो लाजमी नहीं कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही घुसेंगे, और भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, अब FA कर रहे हैं आप तो लाजमी नहीं कि आपने FA BA MA करके टीचर लग जाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप FA कर रहे हैं, ठीक है, आप FA करें, अगर आपका मेरिट बनता है आप यूनिवर्सिटी में आए, उसके बाद आप ये आर्ट्स की बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, उस तरफ आप आ सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आते हैं, कदम रखते हैं, ये थोड़ी सी रिसर्च, मसला ये है कि हम रिसर्च नहीं करते, हम ढूंढते नहीं है, हम कहते हैं पका पकाया जो मिल गया वो ठीक है। जो बंदा आके हमें सजेशन दे रहा है, हम हाँ हर वो सजेशन मान रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें, जाहिर सी बात है हर बंदा अपने मुताबिक करता है कि हाँ जी नहीं आप इसको ये करवा लें, ये ना करवाएं, ये करवा लें, ये ना करवाएं। तो उस तरफ ना जाओ। मैं ये कहता हूँ कि अपने इंटरेस्ट की तरफ जाओ, थोड़ी सी रिसर्च कर लो। ठीक है, और गाइडेंस उनसे लो जो इस लेवल पे हैं बड़े। ठीक है, अब मैं ओपनली कह रहा हूँ, मुझसे अगर कोई हेल्प लेना चाहे इस मामले में किसी भी तरह की, मैं हाजिर हूँ। आप इधर अहमदपुर लम्हा को आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बेशक मुझे गाइड करने में खुशी होगी, कोई भी हो यहाँ पे स्टूडेंट। अहमदपुर लम्हा के स्टूडेंट्स अगर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो आप उन लोगों की क्या हेल्प कर सकते हैं? जाहिर है मैं तो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के बारे में ही कहूँगा क्योंकि आप वहाँ पर ज़ेर तालीम है। सर वॉइस आपकी कट गई थी, तो काइंडली रिपीट कर देंगे। अहमदपुर लम्हा के स्टूडेंट्स अगर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? और आप क्योंकि सिर्फ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में ही ज़ेर तालीम है, तो मैं तो सिर्फ आपसे उस यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात करूंगा कि आप ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन लोगों की क्या हेल्प कर सकते हैं, अहमदपुर लम्हा के स्टूडेंट्स की। जी देखिए, बिल्कुल, अगर वो मुझसे किसी तरह की गाइडलाइन मांगते हैं कि उनको किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, मैं उसको उनको इस मामले में गाइड कर सकता हूँ। वो आगे जब एडमिशन लेने आते हैं तो ज़ाहिर है काफ़ी चक्कर पड़ते हैं, कभी इधर उधर, तो लोगों को पता नहीं लग रहा था कि हम कैसे संभालें इस चीज़ को, या इतने ज़्यादा चक्कर उनको पड़ जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो वो काम मैं उनका जल्दी करवा सकता हूँ। ठीक है, सही। इसमें कोई शक नहीं, मैं मैं उनको बिल्कुल इजीली गाइड कर दूंगा, तो उनको समझ आ जाएगी कि हाँ यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद ये काम करके सब खत्म हो जाएगा, तो उनको कई घंटों की जलालत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं ओपन हूँ, बेशक मुझसे कोई भी हेल्प मांगना चाहे मैं कर दूंगा। सो यू कैन ऑफर योर सर्विसेज फॉर APL स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स थैंक आई यू। कैन, अच्छा, आई यहाँ पे विल। एक सवाल, इम्तियाज खोखर साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया कि डू यू थिंक स्टूडेंट्स हैव अ कैपेसिटी टू डिसाइड हिज कैरियर? तो देखिए ना आप, मसला यहीं पे एक आ जाता है कि हम पहले से ही डिग्रेड कर चुके होते हैं, स्टूडेंट्स डिग्रेडेड होते हैं, उनको इतना ज़्यादा फंसाया हुआ होता है, प्रेशर होता है उनके ऊपर। ठीक है, वो क्या फिर डिसाइड करेंगे उस वक्त, आप उनके ऊपर उनकी डिसाइड। कैपेसिटी इसी माहौल ने बनानी होती है ना। यहाँ पे हम कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार्स करवाएं, उनकी जी कैपेसिटी खुद बिल्कुल, डेवलप होना शुरू हो जाएगी। कैरियर अगर काउंसलिंग अगर अगर हम करते हैं अगर तो नाइन्थ क्लास के स्टार्ट में एक कैरियर काउंसलिंग सेमिनार हो जाए, उन्हें पता लग जाए कि उनकी लाइन यहाँ है, फिर नाइन्थ क्लास के एग्जाम हो, वहां पर एक सेमिनार हो,
10th क्लास के स्टार्ट में एक सेमिनार हो या 10th के एंड में एक सेमिनार हो? 10th के एंड में भी एक लाजमी है, 10th के एंड में एक लाजमी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो अपने आगे कॉलेज लाइफ उस हिसाब से स्टार्ट कर सकें, ठीक है, क्योंकि कॉलेज फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए बेस है आपकी, जो आपकी कॉलेज लाइफ है। अच्छा, उनको गाइड किया जाएगा तभी तो वो अपनी लाइन डिसाइड कर पाएंगे ना सही तरह से। ये साहब एक लाखों साहब कह रहे हैं कि स्टडी के साथ स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं ये, करिकुलर एक्टिविटीज होना जरूरी जी है। बिल्कुल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़रूरी हैं, मैं भी किया करता था, आपसे ठीक वो है। पूछ रहे हैं, कहते हैं आप खेलते थे स्पोर्ट्स स्टडी के साथ? जी, मैं एफएससी तक यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने शहर में ही था तो मैं खेलता था, मैं क्रिकेट और वॉलीबॉल बहुत शौक से खेलता था। तो लेकिन जब फिर दूसरे सिटी चले गए रहीम यार खान में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर फिर मेरे कोई ख़ास इस तरह के दोस्त भी नहीं बने, ना ही उस तरह का माहौल मिला, तो फिर वहाँ पर मैंने ये एक्टिविटीज़ तो खैर छोड़ दी थी। फिर जब यहाँ पे वापस आता हूँ तो तभी गेम करता हूँ कोई ना कोई। सही। आजम मशहूरी साहब कह रहे हैं कि मुझे खुशी हुई है, हम भी स्कूल लाइफ में अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे। आजम साहब आपके साथ भी रखेंगे एक प्रोग्राम, जब कभी कोई सहाफत पर बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर मौका देंगे, आपका कैरियर डिस्कस करेंगे, आपकी सहाफत डिस्कस करेंगे, अहमद उलमा के मसाइल डिस्कस करेंगे और उनका हल भी मांगेंगे आपसे। ज़ाहिर है सिर्फ डिस्कशन ही इसका हल नहीं होता। अच्छा, इम्तियाज़ खोखर साहब कह रहे हैं जी, हु इज़ योर फेवरेट पोइट? देखें वैसे काफ़ी सारे हैं मेरा मेरा ये मेरा जो मुझसे सिलेक्ट। पूछ रहे हैं इम्तियाज़ साहब। मेरा तो तहजीब हाफी है। तो आप बता दें अपना। नहीं मुझे मैं किसी एक को कैटेगराइज नहीं करूँगा इस चीज़ में, मैं क्योंकि क्लासिकल पोइट्री में ज़्यादातर पढ़ता था, तो मैं मीर को भी पढ़ता रहा हूँ, मैं दाग दहलवी को भी पढ़ता रहा हूँ, मैं गालिब को भी पढ़ता माशाल्लाह, रहा हूँ, तो माशाल्लाह, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को भी पढ़ता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह के ज़बरदस्त। शौरा थे। लाखों साहब पूछ रहे हैं जी, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं वही बता चुका हूँ कि मैं क्रिकेट और वॉलीबॉल खेला करता था, अभी भी कभी कभार खेलता हूँ अच्छा, जब भी फुटबॉल मुझे भी टाइम। खेला आपने कभी? फुटबॉल मैं बचपन में खेला करता था अपने भाइयों और कज़न के साथ, लेकिन वो ज़्यादा अरसा नहीं खेला, कम अरसा ही खेला था, फिर उसके बाद क्रिकेट क्रिकेट की तरफ ज़्यादा माइल था मैं, तो मैं वही खेलने लगा। अच्छा, मैंने भी फुटबॉल वैसे थोड़ा अरसा खेला है, जब तक हाई स्कूल ग्राउंड में लॉन रहा है ना, वहाँ पर ग्रास रहा है, तब तक मैंने वहाँ पे फुटबॉल खेला, उसके बाद नहीं खेला। वो एक ही छोटे से हिस्से में होता था वहाँ पे, बाकी तो नहीं। अच्छा जी, आतिश अली साहब कह रहे हैं सलमान रहीम खान इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो? देखें मेरा जो शौक़ था मैं उसी फील्ड में भी आया, ठीक है, तो मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह आगे एमएस भी करूँगा, ठीक है, हम्म, और मेटलर्जी में करूँगा। उसके बाद मेरा शौक़ ये है कि मैं काम करूँ फील्ड पे, ठीक है, इंजीनियर ही बनना चाहता हूँ, इंजीनियर ही बन रहा हूँ, ठीक है, तो फील्ड पर मेनली मैं काम करना चाहता हूँ, इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहता हूँ। अशरफ अली साहब कह रहे हैं माशाल्लाह सलमान, कीप इंस्पायरिंग पीपल अराउंड यू। थैंक तो यू। आज तो काफ़ी, मेरे ख्याल से 28 रिएक्शंस आए हुए हैं हमारी इस वीडियो पर। 28 लोग तो इंस्पायर हो गए होंगे आपसे। बाकी भी इंशाल्लाह व्यूज़ जो हैं वो, ना कोई रिएक्शन दे रहा है और ना कोई लाइक कर रहा है। तकरीबन कोई 300 प्लस लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। इम्तियाज साहब का एक और सवाल आया जी, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यू ग्रेजुएट्स? व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यू ग्रेजुएट्स? नहीं, ये यूनिवर्सिटी लाइफ की बात कर रहे हैं, जी। तो मेन यहाँ पे जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो तो इसी तरह के हैं कि जॉबलेसनेस आप मेनली कह सकते हैं, तंग बहुत किया जाता है इस मामले में। मेनली मांगते हैं कि एक्सपीरियंस हो, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, और जॉब के लिए हम्म, एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पे बंदा फंस जाता है, एक बात तो ये है, ठीक है, सही। एक आरिफ चैलेंज ये अफजल हो साहब जाता है। हमारा दूसरा यहाँ प्रोग्राम पे देखते हैं। हमारा एक और मसला है कि सिफारिश सिफारिशें बहुत चलती हैं, आपके पास रेफरेंस नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। और
कई जगहों पे ज़ाहिर है रिश्वत चलती है, तो जो डिज़र्विंग जाहिर होते हैं है। उनको अच्छा, जॉब नहीं मिल पाती। जो कोई बंदा फर्स्ट अपने कैरियर की फर्स्ट जॉब करने के लिए कहीं इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है, उससे भी ये सवाल हो रहा होता है, जी एनी एक्सपीरियंस? भाई वो पहली दफा आया आपके पास, अगर जो बंदा पहली दफा जॉब स्टार्ट कर रहा है तो वो कहाँ पे एक्सपीरियंस करके है? फिर आगे से जी, हर बिल्कुल कंपनी इस तरह के में यही सवाल बात कर किए रहे थे जाते कि जी हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है फ्रेश के लिए। हाँ, इस चीज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इसका क्या हल है? या तो वो बंदा जाके झूठ बोले, हाँ जी मैं तो फलां जगह काम करके आया हूँ, फलां जगह मैंने इंटर्नशिप की है। नहीं आप कुछ लोगों ने झूठ नहीं अपने बोल सीवीज में सकते क्योंकि वो सबूत भरा भी माँगते हैं होता है। आपके पास। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप वगैरह की हो तो आपके पास लेटर्स होते हैं उनके दिए हुए, तो कुछ आपकी लोगों ने सीवी खुद में बनाए ऐड होते होते हैं। नहीं देखें अगर आप किसी ने बनवाए भी हुए हैं फॉर एग्जांपल, हैं। ठीक है, तो वो जब काम करने जाएगा फील्ड पे उसको कुछ पता नहीं होगा तो उन्होंने महीने में बाहर कर देना है फिर भी। अच्छा चले तो जी। झूठ बोलने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं इम्तियाज है। साहब कह रहे हैं, कैन दिस एजुकेशन सिस्टम कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स? देखें एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे मेरे हिसाब से उसमें एक तो बदलाव ज़रूरी है, ठीक हम्म। है। यहाँ पर भी वही भेड़ चाल ही चल रही है शुरू से, ठीक है। इवन जो इदारे हैं ना उनको भी चाहिए कि वो ज़रा काउंसलिंग करें, बच्चों को समझाएं अच्छे से, लेकिन नहीं, बस जिसने जहाँ पे एडमिशन ले लिया है उसको उसी में बस जोर दे रहे हैं और करवा रहे हैं कि हाँ आपने बस सिलेबस कवर करना और नंबर लेने हैं और कुछ नहीं है। जिंदगी का कोई सबसे यादगार वाकया बताएं। लाखों साहब पूछ रहे हैं जी आपसे। नहीं, ये दोस्त यादगार हैं आपके? वाक़या दोस्त हैं आपके? ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं एक्चुअली। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताएं जी कोई जिंदगी का यादगार वाकया। बल्कि यादगार वाकये से पहले आप ना मुझे कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी पशेमानी बताएं जो अब तक आपको याद हो और आपको बेचैन किए रखती हो। कभी कभी आप सोते हुए जाग उठते हो, पसीना आ जाता हो आपको, कोई ऐसी परेशानी जो आपको अब तक जो है सता रही हो। देखें मैं वैसे इन चीज़ों से आगे निकल चुका हूँ। हाँ, बहरहाल रिग्रेट ज़रूर होता था, लेकिन बेहतर ये है कि बंदा रिग्रेट जैसी चीज़ों से बाहर निकल आए, अपने आप को माफ़ करना सीखें। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ गलतियाँ थी जिनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं, और 9th में मेरे मार्क्स भी कुछ कम आए थे, लेकिन फिर खुद मैंने कोशिश की और ख़त्म किया इस चीज़ को। हम्म। चलें अगले सवाल की जानिब आते हैं। इम्तियाज साहब का ही अगला सवाल है, वेयर डू यू सी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इन द कमिंग ईयर्स? देखें इंजीनियरिंग जो है ना आने वाले वक्तों में ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो इंजीनियर्स के बगैर कुछ होने नहीं वाला। पहली बात तो ये है, ठीक है, जब तक अच्छे इंजीनियर्स नहीं होंगे पाकिस्तान में तब तक वो प्रोजेक्ट्स काम नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है। तो इंजीनियर्स होंगे तो बाकी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होंगे, इंडस्ट्रीज़ तरक्की करेंगी, ठीक है, और मेनली मुल्क की तरक्की में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो इंजीनियरिंग पे मैं ज़रूर ज़ोर दूंगा, जिनको शौक़ है वो ज़रूर जाएं, ठीक है। और डिफरेंट फील्ड्स हैं, ज़ाहिर है हर हिसाब से। अब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्रीज़ हैं आगे, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो हम डिजिटल वर्ल्ड है जैसे सारा, इस हिसाब से भी आ सकते हैं। इंटरनेट की पूरी एक दुनिया है, ठीक है, तो उसमें भी पाकिस्तान को आगे ला सकते हैं हम, ठीक है। तो जी। यहाँ पे जी अब्दुल वहाब खोखर साहब फरमा रहे हैं, सलमान वुड यू प्लीज रिसाइट एनी कपलेट बाय खुदाए सुखन यू लाइक द मोस्ट? खुदा यानी सुखन जो थे, चलें आप याद कर लें जब तक मैं सुना देता हूँ। मीर तकी मीर साहब का एक है मिसरा, होगा किसी दीवार के साए में पड़ा मीर, होगा किसी दीवार के साए में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से इस आराम तलब को? क्या काम मोहब्बत से इस आराम था आपको। बहुत अब खूब। आपकी आपकी बारी है।
नहीं, मेरे जहन में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा, तो माज़रत चाहूँगा अब्दुल वहाब साहब। नहीं, ये खुदायाने सुखन यही है ना अपना, मीर तकी मीर, दाग दहलवी, मिर्ज़ा गालिब, और चौथे मेरे ज़हन से अभी नाम भूल गया उनका। ये 4 हैं जिनको खुदायाने सुखन का टाइटल है। सॉरी, दोबारा नाम लेंगे? मीर तकी मीर और मीर तकी गालिब और मीर, गालिब, दाग दहलवी, और मेरे ख्याल से अच्छा। मोमिन है आई थिंक। अगर कोई शायर इस वक़्त हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो काइंडली हमें ज़रा बताइएगा कि चौथे खुदायाने सुखन जो हैं वो कौन हैं? मैं दाग का एक शेर सुना देता हूँ वैसे, जी, मुझे काफ़ी पसंद इरशाद, है ये। इरशाद। हज़रत ज़ाहिद हमारी छेड़ की आदत नहीं, हज़रत हज़रत ज़ाहिद। ज़ाहिद हमारी छेड़ की हाँ, आदत नहीं, बहुत गुदगुदी खूब। होती है दिल में पारसा को देखकर। हाय, हाय, हाय! अच्छा, गुदगुदी भी कहाँ होती है? दिल में। तो वो दिल से हँसी निकलेगी, उसकी आवाज़ कैसी होगी? ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, एक और सवाल आया है, हमारी बहन को ये देख रही हैं, यमुना ज़ाहिद। सलमान रहीम खान, आप एपीएल के लिए क्या करना चाहते हैं? ज़ाहिर है आप मैं अहमदुल्लामा से हैं, बिलॉन्ग करते हैं, और अहमदुल्लामा का भी हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अहमदुल्लामा के लिए कुछ करें। देखिए, मैं एजुकेशन इस सिस्टम के लिए सवाल कोशिश को करना चाहता हूँ मेनली। इस सवाल को थोड़ा-सा मैं बढ़ा जी। दूँ कि अहमदुल्लामा के तालीमी माहौल या एजुकेशनल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए हमारे जो हैं मसाइल यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, उनको आप ख़त्म करना चाहें, या आप उसमें हमारी क्या हेल्प आउट कर सकते हैं? हमारे स्टूडेंट्स का क्या हेल्प कर सकते हैं? करियर काउंसलिंग के सेमिनार्स तो आप कह ही रहे हैं। इसके मैं अलावा बता चुका हूँ करियर या कोई काउंसलिंग की एक मशवरा दे दें बात। तो। दूसरा ये था कि मैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, या सियासी खिदमतगार कह लें उनको, तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। जी, 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 ये वर्ड तो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, पिछले सभी प्रोग्राम्स में मैं ये कर रहा हूँ वैसे। अच्छा, तो उनको ज़रा ये मशवरा देना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर कॉलेज वगैरह ओपन कर दिया जाए तो काफ़ी हुँ। अच्छा रहेगा, ठीक है? कॉलेज के क्योंकि लिए बहुत जगह तो सारे अनाउंस कर गए थे मियाँ इमरान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। रफ़ाए आमा के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन जो थी वो कॉलेज के नाम की, लेकिन अब तक उस पर पता नहीं क्यों कोई कारगुज़ारी ज़्यादा कुछ की नहीं गई। जी, आप मशवरा ये ये दे मैं रहे थे कि कॉलेज की दरख्वास्त करना चाहूँगा, मशवरा भी देना चाहूँगा कि कॉलेज यहाँ पर ओपन करें, ठीक है? तो बहुत से मसले मसाइल हल हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, उनको अ, दूसरे सिटीज़ नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं अपने हुँ। शहर में रह के तालीम अच्छी हासिल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, वैसे माँ बाप को भी ज़रा। ख्वाजा फ़रीद जी। यूनिवर्सिटी में जो है इस वक़्त अहमदुल्लामा के तकरीबन कितने के स्टूडेंट्स वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं? उसमें बच्चियाँ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, कोई अंदाज़ा है इसका? मुझे एग्ज़ैक्ट तादाद का तो नहीं पता, मेनली 50 से 60 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो यहाँ अहमदुल्लामा से ताल्लुक़ रखते हों, ठीक है? जिनमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। माशाअल्लाह। ये जो पॉइंट आता है आपका, जी, जी। ये अहमदुल्लामा तक नहीं लाया जा सकता? ये ताज चौक पर मेरे ख़्याल में ड्रॉप करके चले जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये काफ़ी मसला होता है उनके लिए फिर यहाँ। मेरे ख़्याल में शाम को आखिरी टाइम कोई आपका साढ़े 6 या 6 बजे तक शायद आता होगा। तो उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है आजकल, तो फिर वो बच्चों या बच्चियों को आने-जाने में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती होगी? जी, ये एक मसला है जिसको अभी तक हल नहीं किया गया। इस पे आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस पे कोई खातिर-ख़ार रिस्पॉन्स नहीं मिला। ताज चौक तक ही वैसे रूट्स चलते हैं, तो कुछ तो बच्चे हैं जो वापस आ जाते हैं, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए भी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो उनको फिर रुकना पड़ता है उधर, हॉस्टल्स में लेने पड़ते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो लड़के तो फिर भी अगर हॉस्टल ले लें तो कोप कर सकते हैं, लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ पे अभी इंशाल्लाह ज़ोर देंगे कि रूट चलाया जाए अहमदुल्लामा तक, ताकि स्टूडेंट्स को जो है कुछ आसानी हो आने जाने में, और रोज़ वो घर आ जा सकें, उनको हॉस्टल में रुकना ना पड़े, ठीक है? इससे वो कई एक्स्ट्रा खर्चे से भी बच सकते हैं, डिफरेंट परेशानियों से भी बच सकते हैं। हुँ। माँ बाप को भी ज़रा सुकून मिल जाएगा कि सुबह बच्चा जाता है, शाम को वापस घर आ जाता है।
लेकिन कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर वो क्या करें? क्या नहीं अफोर्ड कर सकते? हॉस्टल में रहना। जी, जी, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखें ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन बेचारों को मजबूरन मतलब वापस आना पड़ता है, फिर वो यहीं ताज चौक वगैरह के रूट पे ही फिर उतर जाते हैं। मुश्किल होती है उनको काफ़ी, फिर वापस घर पहुँचते हैं, ना उनको रेस्ट का टाइम मिलता है। तो मसले मसाइल तो हैं इस तरह के, ठीक है। तो अभी कोई कोई इंशाल्लाह स्टूडेंट मैंने कोई सोच कोई स्टूडेंट यूनियन या कोई आप लोग इकट्ठे होकर वहां पर कोई बात करें, वीसी साहब से बात करें देखिए, डायरेक्टली। इस तरह के यूनियंस वगैरह बनाने का बिल्कुल कोई वैसे सीन नहीं है। हाँ, बहरहाल मैंने ये ज़रूर सोचा कि मैं इंशाल्लाह रब्ता करूँगा जो जो अहमदपुर लम्बा के स्टूडेंट्स हैं, और या फिर जो हमारे करीबी इलाकों के हैं, उनसे रब्ता करके मैं ज़रा वीसी साहब को ये एप्लीकेशन दूंगा कि इस तरफ का भी रूट चलाया जाए। एप्लीकेशन देने के बाद भूल नहीं जाना, उसको प्रॉपर फॉलो अप भी रखिएगा। जी, ज़रूर। मैं अच्छा, चलें, अपना हमारे यहाँ पे डिग्री व्यूअर्स। पूरी करने से पहले इंशाल्लाह ये कोशिश तो करूँगा ना। हाँ, हाँ ये करके जाइएगा जरूर इंशाल्लाह, और हम भी जी, कोशिश करेंगे। कुछ लिंक्स हैं, बात करते हैं, अगर कोई हल निकल आए तो। राना अनवर फारूक साहब वहाँ पे चीफ लाइब्रेरियन है, आई थिंक। जी, जी, जी। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एमटीबी में पढ़ाते रह गए हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं पढ़ा। ताल्लुक वैसे अच्छा है उनसे, तो काफी अरसा हो गया, मुलाकात नहीं हो सकी। उनसे मुलाकात करके ये सारे मसाइल हम डिस्कस करेंगे उनसे। जी, 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 ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे इम्तियाज खोखर साहब कह रहे हैं कि हाउ मच रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज मैटर्स। रैंकिंग सर इधर ही मैटर करती है माशाल्लाह से पाकिस्तान में, ठीक है। पूछ लेते हैं, हाँ अच्छा आप फलां जगह के पढ़े हुए हैं, ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है पाकिस्तान में। आप बाहर की कंट्रीज़ में चले जाएँ, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, ठीक है। सही वो सही। आपका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, भी हाँ आपने इतने फॉर एग्जांपल आपने 3 से ऊपर सीजीपी लिया या 3.5 लिया हुआ है, तो आपको वो अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप ग्रांट कर देते हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। वो या जॉब लेने गए हैं तो वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछते कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो ये देखते हैं कि आपका स्किल क्या है, ठीक है। तो सही। स्कोप यूनिवर्सिटी का नहीं है, स्कोप बंदों का है, स्किल आपका अपना है। आपने अगर अपने आप को पॉलिश किया हुआ है तो आगे जाओगे। जबरदस्त। खालिद खोकर साहब का सवाल है जी। मेरा सवाल ये है कि आपको इकरा में एजुकेशन कैसी लगी? कोई इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, सलमान? देखिए, इकरा कॉलेज में एजुकेशन में वाकई मुझे बहुत मज़ा आया था, ठीक है। वो 2 साल मेरे लिए बहुत यादगार हैं, ठीक है। और जैसे मैं शहजाद कादिर साहब का भी स्पेसिफिकली जो है मैं उनका नाम ले चुका हूँ कि उन्होंने बहुत मुझे इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा पंप अप किया था, ठीक है। और मैं इवन कोई इवेंट वगैरह होता भी था, मैं तैयारी मैंने कोई नहीं भी की होती थी ना, तो वो मुझे कहते थे कि सलमान यू विल परफॉर्म समथिंग। तो मुझे वो वैसे ही बोल के बुला लेते थे, तो स्टेज पे जाके मुझे कुछ ना कुछ तो सुनाना ही पड़ता था फिर। तो लाइफ पे इम्पैक्ट यही पड़ा, देख लें कि मैं आगे खुद लिखने की कोशिश करने लगा। गुड। चलें जी। एक और सवाल है, सलमान रहीम खान, एक एडवाइस जो आप सब स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर थोड़ी सी डिसीजन पावर पैदा करें, हाँ, ठीक है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अ, क्या करें। उनको कभी। असल में समझ इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि वो डबल माइंडेड हो चुके होते हैं, उनका दिल कुछ और कर रहा होता है, उनको कुछ और करने को कहा जा रहा होता है, सही बात है। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी बात पे ज़रा डटें, आपको जो चीज़ समझ आ रही है और जो अच्छी लग रही है उस फील्ड की तरफ जाएं, और पेरेंट्स को बाकियों सबको कन्विंस करें इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब्दुल वहाब खोखर कह रहे हैं जी, खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहते हैं। सर, खुदाए सुखन मीर तकी मीर को भी मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था खुदायाने सुखन। उसमें 4 शोरा का नाम था। चलें, इस पे फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, किसी शायर को बिठाएंगे। ये तो इंजीनियर बैठे हैं इस वक्त, ये तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे हमारे। जी, अब्दुल वहाब साहब कह रहे हैं, शेख साहब आपका ज़ौक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कभी, जो है लॉ की किताबों से फुर्सत मिल जाती है तो फिर पोइट्री या कोई नसर पढ़ लेते हैं। खुबैब महमूद कह रहे हैं जी, बहुत प्यारा मेरा भाई, बहुत प्यारी सोच है। थैंक यू। आपको कह रहे हैं सर। जज़ाकल्लाह।
इम्तियाज खोकर साहब कह रहे हैं से समथिंग अबाउट रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज इन फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट। आई थिंक मैं इस पे बात कर चुका हूँ। जी चलें आगे बढ़ते हैं। लाखों साहब कह रहे हैं फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं। देखें, सब कुछ करना ही फैमिली के लिए चाहता हूँ मेनली। मैं एक्चुअली यार अपनी फैमिली को वो देना चाहता हूँ, ठीक है, जो उन्होंने हमेशा से मेरे लिए ख्वाहिश की है, ठीक है, बेहतर से बेहतर, ठीक है। कर्ज होता है एक किस्म का ना, इन्वेस्टमेंट होती है फैमिली की आप पर, एग्जैक्टली। और वो हमें रिटर्न करनी होती है। वो या तो अपनी ही फैमिली अपने वालिदैन को वापस लौटानी होती है, या फिर अपनी औलाद को वापस लौटानी होती है। वो जैसा करोगे वैसा करोगे वाली मिसाल भी इसमें आ जाती है, और बाद अब बानसीब वाली मिसाल भी इसमें आ जाती है। जी बिल्कुल। जाम जहीर साहब हमें देख रहे हैं। वेरी गुड कह रहे हैं, थैंक यू जाम थैंक साहब। यू। और इरफान अली ढिल्लों साहब देख रहे हैं, शेख थाना साहब प्यारे अहमदपुर लग रहे लम्हा हैं। में, थाना अहमदपुर लम्हा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं ये। असिस्टेंट अपना सॉरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, और बहुत अच्छे फ़र्ज शनास ऑफिसर हैं। थैंक यू सर तारीफ के लिए। अच्छा जी, अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं सर, क्योंकि टाइम हो गया तकरीबन प्रोग्राम ख़त्म होने का। और हमारे जो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, बल्कि पहले ये इम्तियाज़ साहब का एक सवाल आया, एनी बुक यू हैव रीड इन दीज डेज। सर आजकल मैं सिर्फ मैकेनिकल की किताबें पढ़ रहा हूँ, यकीन कर। हाँ जाहिर है, अभी मेरे ख्याल फाइनल ईयर आपका एक्चुअली, फाइनल ईयर मेरा चल रहा है, तो अपने चल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काफ़ी जोर लगा रहे हैं हम, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाएं, और अभी फ़िलहाल उसी पे तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में मैं किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहता। बिल्कुल अच्छी बात है। तो गुलाम मोहम्मद उमर साहब आए हैं लाइन पर इस वक्त, कह रहे हैं जनाब मेरा सलमान साहब से एक सवाल है कि एक नाकाम इंसान को कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा अहम क्या चीज है। खुद पे मुस- यकीन कर लो भाई। मुस्तकिल मिजाजी वालदैन की फर्मा बरदारी, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतना कहना जरूर, चाहूँगा कि मायूस नहीं होना। हाँ मायूसी गुनाह है बिल्कुल, मायूस बिल्कुल नहीं होना, और उम्मीद मुस्तकिल हमेशा मिजाजी में से काम करना है, मेहनत करनी है, कोशिश तो करते एक रहें। नाकाम इंसान कामयाब हो ही जाता है। आसिफ भाई साहब कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं एफए ना करो, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आप क्या कहेंगे जनाब। गलत कहते हैं वो लोग। क्यों, कौन एफए कहता है वैल्यू नहीं है? एफए की वैल्यू है सर। बिल्कुल वैल्यू है भाई। मेरा आईसीएस था 2006 और 2008 में, मैंने आईसीएस में पढ़ता रहा, तो मुझे मैथ की कम पार्ट आ गई। एनुअल में भी मेरी मैथ नहीं निकली, फिर चांस में भी नहीं गई, तो उस वजह से मैं फेल इन ऑल हो गया, हालांकि मेरे बाकी सब सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर्स थे। तो मैंने 40 दिन में सब्जेक्ट चेंज करके तो तैयारी किए बगैर ही, सब्जेक्ट भी मुझे दोस्तों ने कहा कि ये फलां फलां रख लो, पता ही नहीं था कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बस वो ये पता था कि बस 40 दिन के बाद एग्जाम होने वाले हैं, तो पास होना चाहिए, उसके बाद एडमिशन ले लेंगे कहीं रेगुलर। तो मैंने सिविक्स और पंजाबी और इस्लामियत अख्तियारी के सब्जेक्ट चूज किए, और मुझे किताब ही नहीं मिली वहाँ पे, क्योंकि सप्लीमेंट्री के एग्जाम थे, और यहाँ पे कोई शादी के बाद में बुक शॉप्स थे एक दो, वहां से पता किया तो मुझे सिविक्स की किताब नहीं कहीं से मिली। फिर मुझे किसी एक दोस्त ने कहा कि यार 2 दिन रह गए हैं पेपर में, तो इसकी क्या टेंशन लेनी है, जहाँ पे आप 2 साल जाया कर चुके हैं, तो ये 2-4 दिन और भी जाया कर लें। तो आप जो है ना सिर्फ चांस पे मुताला पाकिस्तान के आखिरी कोई 2-4 चैप्टर देख लें, उसमें से ही सारे सिविक्स के क्वेश्चन बनते हैं। उस तरह का ही होता है ये सारा कुछ। मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था उस वक्त, तो मैंने बस वो मुताला पाकिस्तान के आखिरी पेजेस देखे और मैं जाके पेपर दे आया। कुछ सवाल उसमें से आ गए, कुछ मुझे अपनी तरफ से लिखना पड़ा, लेकिन मैं खैर बहरहाल उसमें पास हो गया। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने डिग्री कॉलेज रहे सादकाबाद में एडमिशन लिया, वहाँ से ग्रेजुएशन पास की, फिर लॉ किया। तो ये एफए की अहमियत है। अगर आईसीएस फंस जाए, एफएससी में कोई सब्जेक्ट फंस जाए, तो एफए करके आप निकल सकते हैं।
F1 एक किस्म का आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप अपनी मोटरसाइकिल को बगैर पेट्रोल के चला के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, देखिए जी, ये कहानी दिलचस्प थी, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल मैं वैसे भी बताना चाहूँगा कि एफ़ए के बाद भी फ़ील्ड्स भी काफ़ी सारी हैं पड़ी, ठीक है? और जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ी-सी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है सबको, ठीक है? पहले हमें भी नहीं पता था कि एफ़ए के बाद क्या, हम भी यही समझते थे बाकी सब की तरह के एफ़ए करो, बीए करो, एमए करो, टीचर लग जाओ, बात हम्म। खत्म, ठीक है? पर ऐसा कुछ नहीं है, आगे आर्ट्स की बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? बंदा एफ़ए करे, उसके बाद आप थोड़ी-सी रिसर्च तो करें ना एटलीस्ट, आप टीचर से कंसल्ट करें, ठीक है? या जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट एक करें। एक दौर था जब कहते थे कि जो कुछ नहीं करते वो टीचर लग जाते हैं, हाँ लेकिन जी। ऐसा नहीं है, जो कुछ नहीं करते वो वकील भी लग जाते हैं। अब वो तो चीज़ भी नहीं है, मैं आपको अब वो बता रहा चीज़ हूँ, नहीं ज़रा है, कॉम्पिटिशन हाई है। नहीं, अब एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज और सारा कुछ वो जी, जी। हमारे कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें हमारे पंजाब बार काउंसिल के जो जमील असगर भट्टी साहब हैं आई थिंक, उनकी भी डिग्री जाली निकली और वो भी हालांकि इतने अरसे से वहां पर ओहदे पर भी कायम रहे, वकालत भी करते रहे। तो खैर अब ये चीजें कम होती जा रही हैं। इस चीज काले कोट का तकद्दुस भी पामाल जो होता रहा है अब तक वो खत्म होता नजर आ रहा है। अब इंशाल्लाह इस तरफ भी जरा कोई अ, बेहतरी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ नहीं करते वो टीचर बन जाते हैं और जो कुछ नहीं करते वो वकील बन जाते हैं। मेहनत करके पास करके जो है ना अब वकालत आ गई है और इंशाल्लाह काफी बेहतरी आएगी इसमें। इम्तियाज साहब कह रहे हैं जी एनी बुक यू लाइक द मोस्ट। मैं नॉवेल्स पढ़ा करता था, तो जो लास्ट नॉवल मैंने पढ़ा था वो मैंने अब्दुल्ला पढ़ा था एक्चुअली, हाशिम नदीम का। बड़ा तो मशहूर वो नावल। वो मुझे काफ़ी पसंद आया था एक्चुअली। तो इसके साथ साथ वो भी बड़ा मशहूर है, पीरे कामिल, उमैरा अहमद का लिखा जी। हुआ, और उसका दूसरा हिस्सा आब हयात। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया लेकिन सवालात का सिलसिला खत्म नहीं हुआ अभी। सलमान साहब आपका मकसद हयात क्या है? मकासद काफ़ी सारे हैं, सोसाइटी ठीक को है? बेहतर बनाना भी एक मकसद होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मैं इस मामले में बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दूँगा कि मैं पहले अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ सब कुछ, स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए, ठीक है? माशाल्लाह। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने मेरे लिए दी हैं, ठीक है? मेरे पेरेंट्स ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे भाइयों ने जितना सपोर्ट किया है मुझे, ठीक है? तो अपनी फैमिली को ही मैं नंबर 1 पे रखूँगा। पहले उनके लिए मैं जितना कर सकूँगा करूँगा, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह आगे मुझसे जो बन पड़ा, मैं जितनी खिदमत कर सका अपने शहर की, अपने शहरियों की, तो मैं ज़रूर हिस्सा डालूँगा उसमें। अब्दुल वहाब साहब कह रहे हैं इट वाज वंडरफुल वाचिंग एंड लिसनिंग टू यू सलमान। प्रेजेस फॉर शेख साहब इन अरेंजिंग प्रोडक्टिव सेशंस विद द एपीएल यूथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे नेक्स्ट संडे को 7 बजे। टाइम हमने थोड़ा सा चेंज किया अपने प्रोग्राम का, पहले 8 बजे आते थे तो अब जरा कुछ मसरूफियत की वजह से 7 बजे का टाइम रखा है। प्रोग्राम के बाद मुझे अपने काम के हवाले से ना कुछ तैयारी करनी होती है, केसेस को देखना होता है क्योंकि नेक्स्ट वर्किंग डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंडे। तो इस वजह से टाइम चेंज किया, और कोई खास वजह नहीं। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमें कमेंट्स किए, जिन लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तो थैंक यू सो मच।